नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमने HCF और LCF दोनों निकालना सीख लिया है और इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है, HCF 306 और 697, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है तथा LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। और इन दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना है। HCF दिया है और LCM निकालना है, तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। अब क्या दिया है, तो ये हल हो रहा है इसका। दिया है, क्या दिया है? HCF 306 और 657 बराबर 9। जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत मैटर करता है, आपके अंक नहीं कटेंगे बिल्कुल इसमें। और हमें ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है 306 और 657, यानी इन दोनों का HCF दिया है और हमें LCM ज्ञात करना है। हम जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो उनका जो गुणनफल रहेगा, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रहेगा, वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी है? 306 और 657। इसके ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये आपको अच्छे तरीके से शर्त तो आती ही होगी। अब HCF कितना दिया है? तो HCF दिया है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि हम LCM ज्ञात करेंगे तो 9 कहाँ इसके बटे में आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 इसके बटे में आ जाएगा। 9 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जा रहा है? 9 तिया 27, 9 चौके 36। इनका जो मल्टीप्लाई रहेगा वही क्या रहेगा? तो वही आएगा आपका LCM। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई जो आएगा वही क्या आएगा? वही LCM आएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या है? 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21, 2 5 तिया 15 और 2 17, 1 6 तिया 18, 18 और 1 19, 8 2 1 3 6 7 13, 3 हासिल की 1, 9 3 12 की 2 हासिल, तो 22 338 आएगा। 22 338 अतः करके लिख देना है आपको। अतः LCM 306 और 657 क्या आएगा? 22 338। ये आपके आ गया बिल्कुल आंसर। और ये तरीका एकदम एक्यूरेट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। एग्जाम में लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आपको बिल्कुल ऐसा कैसा ही करना है और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसके बाद कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या 6n की कोई ऐसी पावर हो सकती है, क्या 6 की कोई ऐसी पावर हो सकती है जहाँ ये 0 पर समाप्त हो। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लें। जैसे यदि मैं 2 गुणा 5 लिखूं तो ये कितना होता है? 10। और 2 गुणा 5 लिखूं तो ये कितना होता है? 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। और यदि मैं ऐसे लिखूं 2, 3
और 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। यानी 10 को मैं क्या लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 5, और 20 को क्या लिखूँगा 2, 2 और 5। 30 को क्या लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 40 को क्या लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यानी जिन संख्याओं के पीछे 0 आ रहा है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जिन संख्याओं के पीछे 0 आ रहा है उनमें 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको अनिवार्य रूप से 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 और 5 ऐसी अभाज्य संख्या हैं जहाँ पर 0 आएगा, उनके गुणनखंडों में 2 और 5 तो अनिवार्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा। यदि 2 में से या 2 नहीं मिले या फिर 5 नहीं मिले तो फिर वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो बस यही कंसेप्ट इसमें लग जाएगा। इसमें देख लेंगे यदि 2 और 5 दोनों मिल जाएंगे तो 0 पर समाप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन ये जांच करने वाले जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ऐसा कैसा ही लिखेंगे, जब हम हल करेंगे इसको तो इसे ऐसा कैसा ही लिखेंगे, जांचना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं यदि किसी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। हम जानते हैं यदि किसी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। यानी यदि किसी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होनी चाहिए तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी, और यदि 2 में या 5 में से कोई एक भी संख्या नहीं हुई तो वो बिल्कुल भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 6n के अभाज्य गुणनखंड। अब जो 6 के गुणनखंड है वो क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी पावर में n रख सकता हूँ, क्या बनेंगे 2 तिया 6, 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यदि 5 नहीं है तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगी, बिल्कुल भी नहीं, चूंकि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, चूंकि 6n के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः प्राकृतिक संख्या 6n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। और यदि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होता
तो फिर 0 पर समाप्त हो जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये ऐसा की ऐसी लाइन लिखनी है, जांच करना है, इससे पहले ये लिखनी है, क्योंकि सवाल लिखा हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर लिखेंगे हम जानते हैं यदि किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, चूँकि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः प्राकृत संख्या 6n अंक कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 5 4 3 2 1 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी क्वेश्चन में कह रहा है ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाता है। ये 4 एक भाज्य संख्या है, तो 4 में 1 से तो भाग चला ही जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, लेकिन 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा। तो भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने बन गए। अभाज्य संख्याओं के तो सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यदि 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ये भाज्य संख्या हैं, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और इस क्वेश्चन को ऐसा कैसा ही लिख देंगे। पहले लिखेंगे सिद्ध करना है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो पहली ले लेते हैं संख्या। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य के तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है तो 2 में 1 तो 2 से भाग चला जाएगा और 1 से भी भाग चला जाएगा। तो 1 को भी हम यदि गुणनखंड मान लें तो 2 से सिर्फ इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। लेकिन अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे वो 2 से अधिक भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ संख्या ले लेता हूँ 7 × 11 × 13 + 13। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। इधर ये पूरा मल्टीप्लाई है, इधर 13 अलग है, तो ये 13 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 7 और यहाँ बचा 11, यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा मल्टीप्लाई में, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी कितना बचा, 1 बचा, तो इसे लिख दूंगा 13 और ये हो जाएगा 11 × 77। 77 और 1 कोष्ठक वाली संख्या को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये बोर्ड मास का नियम होता है। तो 77 और 1 78। 78 को भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 13 × 6 = 78। 13 × 6 = 78, 13 × 6 और 6 को भी क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 2 × 3। 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो 78 को क्या लिख दिया, 13 दूनी 26 और 26 दिया 78। यहाँ पर देखो इनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक बन गए, और यदि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड बन गए तो प्रॉपर वो भाज्य संख्या है, अतः ये तो सिद्ध हो गया, अतः ये एक अभाज्य संख्या है। इसको भी चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है।
चूंकि जो दी गई संख्या है, ये जो दी गई संख्या है इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो गए, और यदि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, तथा करके लिख देंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार मैदान है और सोनिया को इसका पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, मान लो एक ही जगह से चलते हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में वे दोनों दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर हमें वह समय निकालना है जब वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान वाला समय निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम, और दोनों संख्याओं का एलसीएम ही वह संख्या होगी जब ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सवाल सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। इसी प्रकार एक और दिया है, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। अब यहाँ पर ये जो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। 12 और 18, 18 और 12, 18 को पहले लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए। 18 और 12 का एलसीएम ही उनका मिलने वाला समय होगा, उनका पुनः मिलने वाला समय है। इस लाइन को आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। 18 के मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। यहाँ 12 के अलग फैक्टर करते हैं, 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। एलसीएम, एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, एचसीएफ तो हम जानते ही हैं, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 2 3, ये क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार इसमें 2 है, तो कितनी बार है, 2 बार है। और 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें है, कितनी बार है, 2 बार है। 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। अतः करके लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लेना और इसी प्रकार आपको नोट्स बनाते चलना है। साथ ही साथ मैं आपके पूरे नोट्स भी बनवा दूंगा, क्योंकि रिवीजन में आपको नोट्स में से ही रिवीजन करना होगा। जब एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करोगे तो वहाँ नोट्स से ही काम आएगा, वहाँ वीडियो को आप उतनी बार नहीं देख सकते हो। और वीडियो में एक फ़ायदा ये रहता है कि आप यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से आगे पीछे करके देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।